हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का फोर्थ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी, आपको समझाऊंगी, जो इस टॉपिक से रिलेटेड ही होंगी। ठीक है, हमने इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। कहने का मतलब हम एटॉमिक नंबर्स, मास नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो ये चीज आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जरूर देखिएगा एक बार क्योंकि मैंने वहां पर ये चीजें एक्सप्लेन की हैं और उसमें आपको शॉर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप उसमें जाके मेरी लिस्ट में जरूर देखिएगा कि उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके 9th क्लास से रिलेटेड है। बाकी सब आप ही के लिए, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि बेस वहीं से स्टार्ट होता है जहां से मैंने इसकी चैप्टर की स्टार्टिंग करी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें कुछ बेसिक बातें समझनी है, जैसे कि भाई एटम होता क्या है। ठीक है, एटम के बारे में हम क्या समझते हैं। एटम एक नई चीज है स्टूडेंट्स के लिए। अब 9th क्लास के बच्चे ये समझते हैं कि एटम कुछ ऐसा है, कुछ नया है जो हमें नहीं पता है, बट ऑलरेडी वो जानते हैं, लेकिन उसका टेक्निकल टर्म वो यूज करना भूल जाते हैं इन प्रीवियस क्लासेस। दैट मीन्स इन दी लोअर क्लासेस, प्रीवियस नहीं बोलेंगे, इन्हें लोअर क्लासेस में भूल जाते हैं वो टर्म यूज करना। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि भाई एटम क्या होता है और इसके क्या पार्टिकल्स हैं, कैसे ये डिवाइड होता है या नहीं होता है। ये सारी बातें इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जरूरी नहीं कि आज का ये टॉपिक इसी में कंप्लीट हो जाए, आगे भी वीडियोस इसमें होंगी, बट आप उसको कंटिन्यूएशन में देखते जाइएगा। ठीक है, गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत हाई है बच्चों, तो थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा और थोड़ा कम कम गैप में पढ़िएगा। जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअसली आप उसको पढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट ये है कि टेम्परेचर को देखते हुए आप उसके अकॉर्डिंगली अपना ही शेड्यूल सेट करिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आपको हेल्थ इशू ना हो। ठीक है, तो देख, कहने का मतलब ये है 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक तरीके से अपने आप को एक हायर एजुकेशन की तरफ सोचते हैं कि हम अब हायर क्लास में आ गए, 8th हमारा रह गया है, अब हम 9th में आ गए। दैट मीन्स कि अब हम थोड़े बड़े हो चुके हैं, अब हमारा ऊपर लोड ज्यादा हो गया है पढ़ाई का। तो ज्यादा पढ़ाई के चक्कर में बच्चे ज्यादा ही स्टडी करना शुरू कर देते हैं और वेदर को भी नहीं देखते। तो इसलिए थोड़ा सा आप क्या करिए, पढ़ाई तो करिए ही करिए, थोड़ा थोड़ा गैप पे करते जाइए, बट ये है कि थोड़ा अपना सेहत का भी ख्याल रखिए। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ही गर्मी हो रही है। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को पढ़ना है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर। टॉपिक का नेम है, चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम एटम की बात करेंगे। हम बिल्कुल बेस से बात करेंगे कि एटम होता क्या है, हमें एटम के बारे में क्या समझना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड हो जाइए, बस बात को सुनते रहिए कि एक्चुअली एटम होता क्या है। अब आप सब ने स्टार्टिंग का चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, मैटर। ठीक है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो कहने का मतलब ये है कि मैटर वर्ड बार बार आया, आपने उसे बार बार चेक करा, लेकिन आपने मैटर के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी, लेकिन अब उसके हम बिल्कुल डीप स्टडी करने की तरफ बढ़ चुके हैं। तो अब हम ये बोलेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ दी एटम्स। एक्चुअली आपकी बुक्स में मेंशन होता है पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, बट पार्टिकल इज नॉट अ करेक्ट टर्म फॉर दी एटम। अगर हम बोले एटम है, मैटर इज फॉर्म्ड बाय द नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए एटम्स होता क्या है। एटम्स जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक है, मैटर का बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट है और एटम को कुछ टाइम तक, मतलब एक समय तक आप कह सकते हैं, इसे इनडिविजिबल माना गया था। कैसा माना गया था? इसे इनडिविजिबल माना गया था, क्योंकि मैटर कोई भी हुआ, सपोज कर लीजिए मैटर कोई भी हुआ, जैसे हमारा ये पेन है
या इरेजर है या शार्पनर है या ये बोर्ड है या कोई भी ऐसा जो मैटर है, क्योंकि मैटर क्या होता है कि जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसका अपना एक मास हो, उसे आप मैटर कहते हैं। तो मैटर जो है वो कोई भी हुआ एक्स वाई जेड, वो अपने आप में एटम्स को कंटेन करेगा ही करेगा। उन एटम्स को एक टाइम तक माना गया कि वो इंडिविजिबल है। ठीक है। अब जैसे मैंने ये एक पॉइंट बना दिया, इस पॉइंट में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि ये इंक जो है ये भी मैटर से ही बनी हुई है भाई। ठीक है। अब क्योंकि इसके पास एक स्पेस हो गया, इसके पास एक कुछ ना कुछ मास भी जरूर होगा। तो कहने का मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा इनलार्ज कर देती हूँ। अब दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने यहाँ पर डॉट बना दिया पूरा एक सर्किल टाइप का, तो क्या ये एक मैटर है? इसका भी अपना कुछ ना कुछ मास होगा, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ स्पेस इसने ऑक्यूपाई करा होगा। तो ये कहने का मतलब ये भी तो एटम से ही बना होगा भाई। बना होगा नहीं बना होगा? कोई भी सब्सटेंस जो है, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो, चाहे सॉलिड स्टेट हो, चाहे गैसियस स्टेट हो, सभी चीजें अपने आप में एटम से ही है, क्योंकि वो सभी चीजें क्या है, वो मैटर कहलाई जाती है। ये बात समझ में आई बच्चों? क्लियर होगा ये बात आपको आई थिंक। तो अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि एटम को हमने इनडिविजिबल माना, एक टाइम तक इनडिविजिबल की कैटेगरी में हमने इस एटम को रखा था। ठीक है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि एटम इज नॉट इनडिविजिबल, इट इज एक्चुअली डिविजिबल। ये अपने आप में डिवाइड हो जाता है, अपने आप को तोड़ सकता है, अपने आप को ब्रेक डाउन कर सकता है। अब देखिए मैटर कोई भी हुआ, सपोज कर लीजिए जैसे आपकी जैसे हमने ले लिया आपका इरेजर ले लिया, हमने पेन ले लिया, या हमने कोई और जैसे बुक ले ली, ठीक है, या हमने कॉपी ले लिया, कोई भी एक्स वाई जेड हमने चीज ली, ये तो सब मैटर की कैटेगरी में है। तो इन सबके मैटर्स जो होंगे, इन सबके दैट दे आर टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। कोई भी एक दूसरे से अपने आप को मैच नहीं करेगा, ये टोटली डिफरेंट होंगे, इनका कोई भी मैच नहीं होगा। ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि कोई भी हुआ मैटर, कोई भी है, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई भी सॉलिड हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया बच्चों, कोई भी गैसियस स्टेट हो गई, वो एक दूसरे से कभी भी अपने आप को क्या नहीं करते हैं, वो कभी भी अपने आप को मैच नहीं कराते, क्योंकि उनके डिफरेंट एटम्स होते हैं। हर किसी मैटर का अपना क्या होगा, डिफरेंट एटम होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। तो इस तरीके से, एक मिनट रुकिए बच्चों। ठीक, ये समझ में आ गया। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये टोटली डिफरेंट अगर है, इनके अंदर अलग अलग एटम्स प्रेजेंट हैं, बिल्कुल सही बात है, एटम्स अलग अलग प्रेजेंट है, क्योंकि कोई भी एटम एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, चाहे वो आपका सॉलिड हो गया, चाहे लिक्विड हो गया, चाहे वो गैसियस स्टेट हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं कि एटम अगर डिविजिबल है, तो वो भाई कितने पार्ट में डिविजिबल है? वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेबल है। अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसे हम बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं प्रोटॉन, और इसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक। अब देखिए मैंने इस पे साइन बनाया है, चार्ज लगाया है। इस पे चार्ज होता है नेगेटिव का, इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव का, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। ना पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा, ना न्यूट्रल चार्ज कंटेन करेगा, सॉरी ना पॉजिटिव करेगा ना नेगेटिव करेगा, ये न्यूट्रल होगा। इसमें कोई भी इसको इंटरेस्ट नहीं होगा पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करने का, न्यूट्रल होगा ये तो टोटली। ठीक है। तो एक हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, एक हो गया हमारा प्रोटॉन, और दूसरा हमारा क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया बच्चों। ठीक है। तो 3 ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइडेड होते हैं। अब दूसरी बात, एटम अगर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो भाई इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की पोजीशन क्या है? इनकी कोई ना कोई पोजीशन भी तो होगी, ये कहीं ना कहीं अपना घर बना के रहेंगे।
इनको कोई लोकेशन चाहिए, इनको कोई एग्जिस्टेंस चाहिए, वो इनके एग्जिस्टेंस कहाँ है, किस जगह ये सरवाइव करेंगे, इसी को आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ना है। तो एटम को सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हर किसी मैटर का अपना एक डिफरेंट एटम होता है, वो कभी भी एक दूसरे से सेम मैच नहीं करेगा, कभी भी सेम नहीं होगा, दे आर टोटली टोटली डिफरेंट, है ना। अब चाहे वो सॉलिड हो गए, चाहे लिक्विड हो गए, चाहे गैसेस हो गए, या फिर सॉलिड में भी अलग अलग एग्जिस्टेंस हो गई, बहुत सारी चीजें सॉलिड हमारे आसपास ही होती है, उन सबके कभी भी कोई स्ट्रक्चर मैच नहीं करते। ठीक है, अब देखिए एटम अगर डिवाइड करा दिया मैंने, या मैंने नहीं सॉरी, मतलब ऑलरेडी पहले से ही डिवाइडेड है, तो एटम को अगर डिवाइड हो चुका है तो भाई वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब इसकी लोकेशन चेक करते हैं कि भाई एक एटम के अंदर इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। ये बात समझ में आई? अब देखते हैं, देखिए तो ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर होता है। अब आप इसमें सोच रहे होंगे ये है क्या भाई, ये मैं भी आपको धीरे धीरे सारी बातें समझाती जा रही हूँ। देखिए ये कहलाता है हमारा न्यूक्लियस। ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटम जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे प्लस का साइन है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन आया है। ठीक है, क्लियर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी बाहर नहीं जा सकते, उनको हमेशा इसी न्यूक्लियस में रहना है, वो कभी भी अपने आप को बाहर लेकर नहीं जाएंगे। दैट मीन्स किसी भी रिएक्शन में, किसी भी मैकेनिज्म में वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दे आर टोटली सेटल्ड इन द न्यूक्लियस, दे आर टोटली इनर्ट, आप वर्ड बोल सकते हैं कि वो कभी भी अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे। सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट कराएगा कोई भी केमिकल रिएक्शन में, वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन फ्री है भाई, एकदम फ्री है। वो कह रहा है मैं फ्री हूं, मैं बंदिश में नहीं रहूंगा, मैं अपने आप को क्या करूंगा, फ्री रखूंगा। आप दोनों को अंदर रहना है तो आप रहिए, मुझे रहने की आदत नहीं है, मैं फ्री होता हूं, मैं आजाद पंछी हूं। ठीक है, आजाद पंछी है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बाहर की शेल में होते हैं, ये शेल्स हैं। अब जो मैंने ये सर्किल बनाए हैं, एक्चुअली ये क्या कहलाई जाती है? ये शेल्स कहलाई जाती है। इसे आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा, 8th में 7th में आपने ऑर्बिट्स पढ़ी होंगी। ठीक है, ऐसी ये इमेजिनरी एक सर्किल है, इमेजिनरी एक पाथ है, जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, जिसे हम शेल कहते हैं, ये इमेजिनरी पाथ कहलाया जाता है। इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह अलग अलग नंबर्स में रहते हैं। अब देखिए फर्स्ट शेल जो मेरी, ये मैंने फर्स्ट जो ऑर्बिट बनाई है या शेल बनाई है, इसे हम बच्चों बोलते हैं के, इसे बोलते हैं हम एल, और इसे बोलते हैं हम एम, और इससे लास्ट वाले को एक और बनाते हैं जिसे बोलते हैं एन। ठीक है, के एल एम एन, ये हमारे एग्जिस्टेंस है कि भाई हमारी ये शेल्स हैं जिसको हमने नंबर दे दिया के एल एम एन। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन पता चल गई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की पोजीशन पता चल गई। ठीक है, अब हमारे पास 118 एलिमेंट्स टोटल है पीरियोडिक टेबल में। अगर आप हायर क्लासेस की बुक्स उठा के देखेंगे तो आपको एक पीरियोडिक टेबल दिखेगी, उस पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स टोटल प्रेजेंट है। इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में अब तक आपको 118 एलिमेंट्स दिखाई देंगे। ठीक है, अब बात हो रही है कि 118 आपके एलिमेंट्स हैं, तो उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे, अलग अलग क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होंगे बच्चों। बिल्कुल ठीक है, होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा टोटली। तो कहने का मतलब ये है कि के कहता है, एल कहता है, एम कहता है, कहता कुछ नहीं है, हम कहलवाते हैं। के कहता है मैं बस 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखूंगा भाई, मेरे पास 2 ही रूम्स हैं, मैं उनमें अपने मेहमानों को बुलाऊंगा, मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे मेहमान हैं, मैं उनको वहीं रखूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर टू 8 आते हैं, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन सेकंड, ये हमारी फर्स्ट शेल हो गई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है बच्चों। ठीक है,
तो कितनी शेल्स प्रेजेंट है? 1 2 3 4। तो इसमें सेकेंड शेल में 8 होते हैं, थर्ड शेल में 18 होते हैं और लास्ट वाली शेल में 32 होते हैं। इनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। 2, 8, 18, 32 ये हमारा कहलाता है मैजिक नंबर्स। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मैंने आपको करवाई है, मेरी प्रीवियस वीडियो एक बार चेक जरूर करिएगा, तो वहां पर मैंने 2, 8, 18, 32 मैजिक नंबर से 1 to 20 एटॉमिक नंबर तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाई है, ठीक है? तो वहां आप एक बार देख लीजिएगा। तो कहने का सेंस ये है कि हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बैठ गए, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, वो कभी भी बंदिश में नहीं रहेंगे, वो फ्री ही रहेंगे हमेशा। इसीलिए उनके पास अलग अलग शेल्स में रहने के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। ये नहीं कि वो पूरी तरीके से फ्री है, पूरा ही एकदम उनको फ्री कर दो, नहीं, नॉट एट ऑल। भाई आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने हाथ में, तो वो अपने हाथ में मतलब एटम के हाथ में ये कंट्रोल है। तो यहाँ पर 8 रहेंगे, यहाँ 18 रहेंगे और यहाँ पे टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब देखिए जो सबसे करीब होगा, जो सबसे करीब होगा इस न्यूक्लियस के, जो फर्स्ट शेल है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जिसकी कम होती है बच्चों, वहां पर इलेक्ट्रॉन पहले एंट्री करता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जहां पर आपको एनर्जी कम लगेगी, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, आप पहले वहां जाने की कोशिश करेंगे। जहां ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसमें बाद में आप अप्रोच करेंगे। सीधी सी बात है, यही कॉन्सेप्ट ये लगाता है। तो जिसकी एनर्जी कम है वो है फर्स्ट शेल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा, उसके बाद 8 की एनर्जी उससे थोड़ी ज्यादा है तो इसमें एंट्री होगी इलेक्ट्रॉन की, और थर्ड में 18 है, देन 32 है, फिर ऐसे ये सीक्वेंस यूं चलेगा, ठीक है? कहने का मतलब अंदर से बाहर की साइड, इनवर्ड टू आउटवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से ये आपका सीक्वेंस फॉलो होता है। एक बात और, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स फिल करे जाएंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि मनमर्जी है आपकी कि यहाँ पर अगर आपने 2 नहीं भरना तो आप डायरेक्ट 8 पे आ गए, 8 को स्किप करा तो 32 पे आ गए। नहीं, सीक्वेंस वाइज आपको चलना पड़ेगा। दैट मीन्स इन अ वेरी पीरियोडिक मैनर, आपको पीरियोडिक मैनर फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको 2 ही फिल कराने हैं, फिर 8 ही कराने हैं, फिर 18 कराने हैं और फिर 32 कराने हैं। 18 का भी एक तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि 18 को आप कैसे फिल करेंगे, 882 करके फिल कराएंगे। इसका भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, आप वहां मेरा जरूर वीडियो को देखिएगा, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में बात होगी बच्चों। न्यूक्लियस हो गया, दूसरा क्या हो गया? सबसे पहले अब कुछ पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं, कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि भाई क्या पॉइंट्स हैं। जैसे आपके सबसे पहले पॉइंट मेंशन करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा याद रहे कि फर्स्ट पॉइंट है एटम इज इनडिविजिबल। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बच्चों। दूसरा, एटम कंटेन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन से पार्टिकल हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट क्या है? डिफरेंट मैटर हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। सब में अलग अलग एटम्स होंगे, काइंड ऑफ एटम्स अलग होंगे, ठीक है? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी अलग होंगे। जब एटम डिफर है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे सेम हो सकते हैं? सो डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बच्चों ये 4 पॉइंट सिर्फ फोकस करिए। सबसे पहले एटम जो है वो कैसा माना जाता है? इनडिविजिबल मेंशन कर दिया मैंने, डिविजिबल माना जाता है। ये सबसे पहले डिविजिबल माना जाएगा, ठीक है? अगर डिविजिबल माना जाएगा तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट मेंशन किया है कि डिफरेंट मैटर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स होंगे, किसी में 5 हो सकते हैं, किसी में 6 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं हमें नहीं पता, हम तो एक नंबर बता रहे हैं। लेकिन डिफरेंट एटम्स होंगे तो भाई उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, इस एग्जांपल को जरा ध्यान से देखिएगा।
क्या एग्जाम्पल है? जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन हमारी पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट होता है बच्चों, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन सिंबलाइज्ड बाय कैपिटल H। अब इस H में ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए कैसे मैंने आपको एक चीज समझाई है, जैसे एक फॉर्मूला बताया था A = Z + N। व्हाट इज A? A इज एटॉमिक मास, Z इज एटॉमिक नंबर, N इज आपका न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ये बात मैंने बताई है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। A एटॉमिक मास है, ये हम x बनाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर और यहाँ पर लिखते हैं हम उसका एटॉमिक मास, उस एटम का मास क्या है, ऐसे सिंपल वर्ड्स में आप समझ लीजिए। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए प्रोटॉन्स कभी भी नहीं बाहर जा सकता, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर जा सकते हैं, वो फ्री हैं, वो बाहर को मूव कर जाएंगे, इसीलिए कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते, कभी ये नहीं बोला जाता कि उसमें प्रोटॉन ने पार्टिसिपेट करा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही सबसे पहले मोर्चा लेते हैं कि हम ही जाएंगे, पहले हम देखेंगे कि भाई क्या रिएक्शन हो सकती है क्या नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इन सब बातों का क्या मतलब है? इन सब बातों का ये मतलब है कि मैंने यहाँ पर आपको ये बनाया न्यूक्लियस। अब बात क्या है, एक ही शेल है, ये फर्स्ट शेल हो गई, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है तो उसके इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो यहाँ पे 1 कर दिया। अब देखिए n कैसे निकाला जाएगा, और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो भी 1 होता है। एक बात और समझा देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बराबर ही होते हैं, याद रखिए। जब कभी भी कोई, मैंने बताया था आपको कि कैटाइन और एनाइंस अगर साइन नहीं लिखा है, सपोज H+ है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझा देती हूँ, एक H है और एक H+ है, इस दोनों में अंतर क्या है अभी बताती हूँ, ठीक है। इसको रख करती हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये H है और ये H+ है, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में ये अंतर है कि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस कोई भी आपकी शेल नहीं है। देखिए मैंने कैसे बनाया इसको स्ट्रक्चर को, और ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बना। इसमें मुझे K शेल दिखाई दे रही है, फर्स्ट शेल दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें मुझे H+ में कोई भी शेल दिखाई नहीं दे रही है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि ये प्लस का मतलब होता है कि रिमूव करा दो, इसने अपनी शेल, जो एक इलेक्ट्रॉन था जिस शेल में वो प्रेजेंट था वो भी इलेक्ट्रॉन चला गया, तो शेल क्या करेगी, रहेगी, वो भी वहां से गायब हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, इसीलिए सिर्फ प्रोटॉन ही बचता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो है वो तो न्यूट्रल के चार्ज कंटेन करते हैं, वो तो कोई चार्ज कंटेन करते नहीं। इसी वजह से इसको, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 0 होते हैं। अभी हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए A = Z + N है, Z क्या है 1 + N, एटॉमिक मास भी इसका 1 ही होता है बच्चों, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, 1 - 1 0, तो न्यूट्रॉन हो गए 0, इसीलिए ये वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसमें जस्ट प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इसीलिए H+ को हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, याद रहे। बात समझ में आई? क्योंकि हमने न्यूट्रॉन्स भी 0 देखे, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स तो एक था वो भी चला गया क्योंकि प्लस का साइन आ गया। बस एक क्या चीज बची, एक प्रोटॉन बचा, इसीलिए इस H+ आयन को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन वर्ड नाम देते हैं। कभी कभी आता है कि हमने प्रोटॉन से रिएक्शन करवा दी, या प्रोटॉन का बम्बार्डमेंट करवा दिया, या प्रोटॉन को स्ट्राइक करवा दिया, तो वो टर्म आप याद रखिएगा, प्रोटॉन इज H+ आयन, ठीक है, दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन। इसे आप बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब इसमें देखिए ये हाइड्रोजन है, इसमें इसकी शेल भी प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसमें 1 आपका प्रोटॉन है,
न्यूट्रॉन तो जीरो होंगे ही, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है A इक्वल टू Z+N। अब ये कैलकुलेशन आपको तभी हो सकती है जब आपको उसका एटॉमिक नंबर भी पता हो और उसका एटॉमिक मास भी पता हो, तभी आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने 1 to 20 आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि 1 to 20 आप लोग अच्छे से एटॉमिक नंबर और उसके एटॉमिक मास दोनों रेडी कर लेंगे। क्लियर हुई ये बात? तो स्ट्रक्चर एटम का देखिए डिफरेंट है टोटली। यहाँ पर एक आयन का और एक नॉर्मल एटम का डिफरेंट है टोटली। क्या डिफरेंट है? दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर कोई शेल प्रेजेंट है? बिल्कुल है। यहाँ पे कोई शेल प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। इवन वहां पे न्यूट्रॉन तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, बट उसको सिर्फ प्रोटॉन की वजह से जाना जाएगा, इसलिए H+ को हम लोग प्रोटॉन का नाम भी दे देते हैं। तो आपने इन सब बातों से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्या समझा कि भाई देखिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो एक स्मॉल न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। एटम जो है वो डिविजिबल है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में डिवाइड हो जाता है। सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर रहेंगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे। दूसरी बात ये है कि जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होगा, उसमें कभी भी कोई सेम स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा आपको। इवन इसमें भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, although they are of same element, that means hydrogen and hydrogen, but it is element and it is a cation। ये कैटाइन है और ये क्या है? ये एटम है। तो इतनी बात आप लोग रेडी करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।